हेलो गाइस। तो नेक्स्ट टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, किसी प्लेन में मोशन। तो इसमें जब भी हम मोशन को डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले हमको डिफाइन करना पड़ता है एक रेफरेंस पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में मोशन को डिस्क्राइब किया जाता है। तो हम रेफरेंस पॉइंट के बारे में देखते हैं यहाँ पे। जब भी हम किसी प्लेन की बात करते हैं तो नॉर्मली हम क्वेश्चन में देखेंगे या तो हमारे पास एक्स वाई प्लेन होगा या वाई जेड प्लेन होगा या जेड एक्स प्लेन होगा। तो किसी भी एक प्लेन में हम क्या करेंगे, मोशन को डिफाइन करेंगे और उस मोशन को डिफाइन करने के लिए हम जो रेफरेंस पॉइंट लेंगे वो होगा ओरिजिन। ठीक है, तो मान लो हम क्या करते हैं एक्स वाई प्लेन में किसी पार्टिकल की मोशन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो उस पार्टिकल की जो मोशन को डिस्क्राइब किया जाता है वो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन किया जाता है। तो यहाँ पे ओरिजिन क्या कहलाता है, हमारा रेफरेंस पॉइंट कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब रेफरेंस पॉइंट के बाद आती है पोजीशन। ठीक है, तो क्योंकि हमने वेक्टर के बारे में पढ़ दिया है तो अब हम यहाँ पे जब भी पोजीशन की बात करेंगे तो हम पोजीशन को वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पे है पॉइंट P पर और इसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं एक्स वाई। इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो अगर मुझे इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ओ से इस वाले पॉइंट को जोड़ना पड़ेगा, पॉइंट P को जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे जो OP लाइन मिली है ये रिप्रेजेंट करती है पोजीशन वेक्टर को। पार्टिकल P के पोजीशन वेक्टर को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। और इसके पोजीशन वेक्टर को किस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पे लिख लेते हैं R वेक्टर दैट इज रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एज। इसका कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, x एंड y। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये क्या हो गया, आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसके कंपोनेंट बनाऊं, ठीक है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, x होगी ऑब्वियसली, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, y होगी। ठीक है, जितने इसके कोऑर्डिनेट हैं। तो यहाँ पे x कंपोनेंट और y कंपोनेंट इस r वेक्टर के x डायरेक्शन में कंपोनेंट और y डायरेक्शन में कंपोनेंट को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो अगर मैं इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कुछ इस तरीके से लेता हूँ 3 and 4। तो इसका मतलब है जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यानी कि जो x डायरेक्शन के अलोंग होगा वो कितना होगा, 3 यूनिट होगा। और y डायरेक्शन के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, 4 यूनिट होगा। और यहाँ पे जो इन दोनों वेक्टर का 3 यूनिट और 4 यूनिट जो हमारे पास वेक्टर हैं अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस, उनका रिजल्टेंट किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, पोजीशन वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर कैसा लिखा जाएगा, r वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसका क्या निकाल सकता हूँ, मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है इस पोजीशन वेक्टर का। तो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिंपली हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 25 और ये आ जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, तो ये तो होगी सिंपली पोजीशन वेक्टर की बात। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मान लो हमारे पास एक्स वाई प्लेन में किसी पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर गिवन है। पहला उसका जो पोजीशन वेक्टर था मान लो ये है और ये पहले ए पॉइंट पर था। ठीक है, और ये है आपका ओरिजिन, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और इस ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं आपके x1 y1। तो मैं ओ ए वेक्टर क्या यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसके इनिशियल पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मान लो ओ ए जो वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है इसके पोजीशन वेक्टर r1 को। तो r1 वेक्टर
ओ ए वैक्टर रिप्रेजेंट करता है किसको, इसके पोजीशन वेक्टर को, दैट इज द R1 वेक्टर। और इसको लिखा जा सकता है x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ये इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया। अब क्या होता है, कुछ टाइम के बाद इस वाले पॉइंट पर जो पार्टिकल था उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है और वो दूसरी पोजीशन को अटेन कर लेता है। मान लो वो पॉइंट बी पे पहुंच जाता है, ठीक है, और इस पॉइंट बी पे इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। यानी कि जब ये पॉइंट बी पे पहुंचा होगा तो पॉइंट बी पे पहुंचने पे इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो भी चेंज हो जाएगा। यानी कि अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, OB वेक्टर हो जाएगा। नाउ द सेकेंड पोजीशन वेक्टर इज OB वेक्टर इज इक्वल टू, मान लो ये है आपका R2 वेक्टर, ठीक है, R2 वेक्टर। तो यहाँ पे R2 वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ये हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पे क्या हो गया है, डिस्प्लेस हो गया है। तो हमको यानी कि यहाँ से पार्टिकल कहाँ से चलना स्टार्ट किया, पार्टिकल ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पहुँचा है। यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट, जब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होगा या स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा और उसका एरो हेड पॉइंट बी पे होगा। तो इस तरीके से, और ये हमारा क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाएगा AB वेक्टर। हियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है, AB वेक्टर। अब मुझे AB वेक्टर को लिखना है। तो AB वेक्टर ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास 3 वेक्टर बन गए। एक वेक्टर OA वेक्टर, दूसरा वेक्टर है AB वेक्टर और तीसरा वेक्टर है R2 वेक्टर। तो मैं इसको अलग से बना देता हूँ। यहाँ पे देखिए कैसे, ये है आपका R1 vector which is representing the OA vector. Now this is OA और ये है आपका OB वेक्टर जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। मैं इसको S वेक्टर लिख लेता हूँ और यहाँ पे OB कौन सा है आपका, R2 वेक्टर है, ठीक है। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे तो ये क्या है, जो R2 वेक्टर है वो R1 और S वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने ट्रायंगल का वेक्टर का ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था ना, वेक्टर का ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था। तो उसके हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे R2 वेक्टर विल रिप्रेजेंट द सम ऑफ द टू वेक्टर R1 एंड S। तो R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस S वेक्टर। तो यहाँ से हम S वेक्टर निकाल सकते हैं। तो S वेक्टर विल बी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यहाँ पे S वेक्टर कितना आ जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, दैट इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो S वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, R2 वेक्टर क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो S वेक्टर दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। नाउ वी हैव ए क्वेश्चन, अ पार्टिकल सिचुएटेड एट अ पॉइंट P 4 6 in xy plane moves to a point Q having coordinate 2 8, find the displacement vector and magnitude of displacement। ठीक है, तो पहले हम यहाँ फिगर बना लेते हैं xy प्लेन में। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन। अब उसने बोला है कि पार्टिकल इनिशियली कहाँ पे है, 4 6 पे है, पॉइंट Q पे P पे है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये मान लो पॉइंट P है, ये आपका पॉइंट P है और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 4 6 हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि पार्टिकल कहाँ मूव करता है, पॉइंट Q पे मूव करता है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2 8 हैं। तो मान लो इस तरीके से यहाँ पे क्या करता है, पार्टिकल मूव करता है, ये पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट है 2 8। तो इसने पूछा है कि पार्टिकल जब पॉइंट P से पॉइंट Q पे पहुँचा तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो। तो हमारा ये हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये हो गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दिस इज द R1 वेक्टर,
दिस इज द R2 वेक्टर एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से हम पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे। तो R1 वेक्टर जो कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, यहाँ देखो इसके कोऑर्डिनेट है 4 6, यानी कि इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप। R2 वेक्टर दैट इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर, वो हो जाएगा आपका 2i कैप प्लस 8j कैप। तो हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज द PQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर कितना हो जाएगा भाई, PQ वेक्टर हो जाएगा आपका R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, दैट इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो PQ वेक्टर हो जाएगा कितना, PQ वेक्टर हो जाएगा, R2 वेक्टर लिखिए यहाँ पे 2i कैप प्लस 8j कैप माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप। ठीक है, तो यहाँ पे PQ वेक्टर कितना आ जाएगा, 2i कैप माइनस 4i कैप, दैट विल बी द माइनस 2i कैप 8j कैप प्लस 6j कैप, सॉरी 8j कैप माइनस 6j कैप, दैट विल बी द प्लस 2j कैप। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब PQ वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 4, दैट विल बी द अंडर रूट 8, और इसको लिखा जा सकता है 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2√2 यूनिट। तो इतना यूनिट का क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। तो ये आंसर आ रहा है तुम्हारा कितना, 2√2 यूनिट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम और भी क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेलोसिटी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी, और इसके अंदर पहला टॉपिक है हमारा एवरेज वेलोसिटी। मान लो कि कोई पार्टिकल है, वो पॉइंट P से पॉइंट Q पे क्या होता है, डिस्प्लेस होता है। पॉइंट P से पॉइंट Q पे डिस्प्लेस होता है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, PQ वेक्टर होगा। कितना होगा, PQ वेक्टर इसके डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मान लो इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में, पॉइंट P से पॉइंट Q तक पहुंचने में इसको टोटल टाइम लगा कितना, T टाइम लगा या डेल्टा T टाइम लगा। ठीक है, मान लो जो P से लेके Q तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा S। ठीक है, डेल्टा S वेक्टर, और इस डेल्टा S डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में मान लो टोटल टाइम क्या है, डेल्टा T लगा, टाइम टेकन। तो यहाँ पर वैसे हम नॉर्मली वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होगा। तो यहाँ पर जो इन दोनों का रेशियो होगा दैट रिप्रेजेंट द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, डेल्टा S, और टोटल टाइम कितना, डेल्टा T। तो ये हो गया हमारा क्या, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा S क्या रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा S इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड डेल्टा T इज द टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन मूविंग from P to Q, means total time taken for the total displacement। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। अब इसमें जो नया टर्म आएगा हमारे लिए वो होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो पहले ज़रा इसको देख लेते हैं, डेल्टा S को देख लेते हैं। मान लो
पॉइंट P जो था हमारा, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट थे x1 y1 और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट थे x2 y2। तो जब मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा तो डिस्प्लेसमेंट दैट इज द PQ, तो PQ होगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, सिंपली यही होगा। या x2 माइनस x1 को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा x, मतलब x डायरेक्शन में टोटल डिस्प्लेसमेंट, प्लस y2 माइनस y1 को लिखा जा सकता है डेल्टा y j कैप, ठीक है। और ये पी क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट फैक्टर को, तो डेल्टा s इज इक्वल टू डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। तो यहाँ पे जब मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन डेल्टा t। तो इसको लिखा जा सकता है डेल्टा x i कैप ओवर प्लस डेल्टा y j कैप ओवर डेल्टा t। अगेन वी कैन राइट इट एज डेल्टा x ओवर डेल्टा t i कैप प्लस डेल्टा y ओवर डेल्टा t j कैप, ठीक है। इस तरीके से लिखा जा सकता है। अगेन यू कैन सी हियर दैट डेल्टा x ओवर डेल्टा t, डेल्टा x over delta t is representing the component of velocity vector in the x direction because here is the I cap. डेल्टा x क्या है, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और डेल्टा t टाइम टेकन हो गया। तो डेल्टा t टाइम में x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इन दोनों का रेशियो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा जो कि क्या है x डायरेक्शन में, यानी कि रिजल्टेंट वेलोसिटी के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा x डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा v x i कैप प्लस v, उसी तरीके से यहाँ पे देखो डेल्टा y ओवर डेल्टा t रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर अलोंग द y डायरेक्शन, सो वी कैन राइट इट एज बी वाई जे कैप, ठीक है। तो यहाँ पे v एवरेज ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, v एवरेज इज इक्वल टू v x i कैप प्लस v y j कैप, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे कि इसका नाम ही यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। यहाँ लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर instant is called its instantaneous velocity, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को देखता हूँ तो उसकी वेलोसिटी को उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या कहा जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाएगा। अब इसको समझने की कोशिश करना, जब भी हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं ना तो हमको क्या चाहिए होता है, डेल्टा एस दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, मतलब दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी टाइम टेकन बाय पार्टिकल इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वो क्या कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, यानी कि डेल्टा टी क्या होगा, जीरो के करीब होगा, ठीक है। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रुकना है तो डेल्टा टी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लेकिन अगर मैं डेल्टा टी जीरो कर दूं तो वेलोसिटी तो निकलेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, हमको जो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करनी है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा टी को क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा टी इज टेंडिंग टू जीरो है। इंस्टेंटेनियस का मतलब समझने की कोशिश करना, ठीक है। डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है, ऐसा समझो। ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ठीक है। अब वो P से Q तक जा रहा है, मान लो ये यहाँ पे है T1 टाइम पे, कितने पे है, T1 टाइम पे, और वो पॉइंट Q पे पहुँचता है T2 टाइम पे, ठीक है। तो T1 से T2 जो ये गैप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें कि वो PQ डिस्टेंस को क्या करेगा, या PQ डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा। तो यहाँ पे T2 माइनस T1।
अब सपोज करो कि मुझे t1 इंस्टेंट पे ही क्या करनी है, इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है। किस पे रिप्रेजेंट करना है? t1 टाइम पर ही वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है। यानी कि मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसका इनिशियल जो टाइम होगा, ठीक है, वो भी कितना होगा t1, और फाइनल टाइम जस्ट थोड़ा t1 से थोड़ा सा आगे होगा, मतलब टेंडिंग टू, जो इंक्रीमेंट हुआ होगा ना टाइम में, वो टेंडिंग टू 0 होगा। तो t1 प्लस डेल्टा t1 प्लस डेल्टा t माइनस t1, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक स्मॉल इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा टाइम में, ठीक है। और इस इंटरवल में जो हमारे पास वेलोसिटी मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे एट पर्टिकुलर टाइम t1, ठीक है। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? जब हम एवरेज वेलोसिटी लिखते हैं तो एवरेज वेलोसिटी को लिखा जाता है वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं कि हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देख रहे हैं, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखने पे क्या हो जाएगा? डेल्टा टी 0 की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। यहाँ पे इस चीज़ को देख के कंफ्यूज मत होना कि ये कौन क्या टर्म आ गया है यहाँ पे। इसका मतलब केवल यहाँ पर ये है कि जो डिफरेंस है टाइम में, जो दो पॉइंट ऑफ टाइम है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0 नहीं है, एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकता है। क्यों 0 नहीं हो सकता? सोचो, अगर मैं यहाँ डेल्टा टी 0 कर दूँ तो ये तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये डेल्टा टी 0 नहीं होगा, बल्कि टाइम तो हमेशा बढ़ता है ना, तो हम एक स्मॉल इंक्रीमेंट लेंगे और वो स्मॉल इंक्रीमेंट इतना ज़्यादा छोटा होगा कि वो 0 की तरफ टेंड हो रहा होगा, मतलब 0 से बहुत कम इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। 0 में बहुत कम इंक्रीमेंट होगा, तो ये डेल्टा टी लगभग टेंडिंग टू 0 है। तो इसको क्या लिखा जाता है? बेसिकली आपने जो डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था वो है ये डी एस ओवर डी टी, ठीक है। ये क्या है? डी एस ओवर डी टी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी एस ओवर डी टी। अब यहाँ से एक चीज़ देखो, जब हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली थी तो ये डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी आई, तो यहाँ से देखो एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो भी किसकी डायरेक्शन होगी? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। तो इस तरीके से ये होगी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इससे पहले हमने पढ़ा था क्या? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब अगेन मानो कि हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पे क्या होता है डेल्टा टी टाइम में, पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक डेल्टा टी टाइम में पहुंचा जा रहा, तो इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखा जा सकता है? अब इस टाइम पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कैसा होगा? ds होगा, तो इसको लिखा जाएगा dx i कैप प्लस dy j कैप। इट मीन्स ds इज इक्वल टू dx क्या होगा? x2 माइनस x1 होगा यहाँ पे, ठीक है। x2 माइनस x1 आई कैप प्लस dy क्या होगा? y2 माइनस y1 j कैप। तो ये हो गया आपका ds। तरीके से देख सकते हैं आप कि हम जब इसका डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डेल्टा s इज इक्वल टू कितना होगा? डेल्टा s विल बी डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y j कैप, यही होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। अब हम जब लिखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ऐसे लिखा जाता है v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा s ओवर डेल्टा t। अगेन वी कैन राइट इट एज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा s की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y j कैप होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगेन वी कैन राइट इट एज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा x ओवर डेल्टा t आई कैप प्लस डेल्टा y ओवर डेल्टा t j कैप। अब ये पूरा एक साथ ही है,
अब हम लिमिट को अलग अलग लिखेंगे इनकी। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी जे कैप। अब यहाँ देखो डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेल्टा वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट के अलग अलग कंपोनेंट को एक्स वाई डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास ये है डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज द एवरेज वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन। एंड लिमिट डेल्टा टी tends to 0 delta x over delta t, I cap is representing the instantaneous velocity in the x direction and limit delta t tends to 0 delta y over delta t is representing the instantaneous velocity in the y direction. Here this term and this term is representing the velocity component in x and y directions. So we can write it as v x I cap plus v वाई जे कैप। यहाँ पे वी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वी वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, वी वेक्टर, वी इंस्टेंटेनियस, या मैं वी, चलो ऐसे लिख लेते हैं, वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू वी एक्स वैक्टर प्लस वी वाई वैक्टर। अगर मैं आई कैप जे कैप के टर्म में लिखूँ तो ऐसे लिखा जाएगा वी एक्स I cap plus Vy j cap. Again we can write the magnitude of the velocity vector as under root Vx square plus Vy square. Simply this will represent the magnitude of the velocity vector. तो ये हो गया आपका instantaneous velocity. Now graphically we can represent it as this is representing the velocity, instantaneous velocity, or simply the velocity vector. Then this is the horizontal component and this is the vertical component. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। इस वेक्टर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखो ये वाला एंगल कितना हो, थीटा हो, ये एंगल थीटा हो, तो जो इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो ये वाली लेंथ भी उतनी होगी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वी वाई लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हो जाएगा वी वाई ओवर वी एक्स। तो यहाँ से हमारे पास थीटा आ सकता है, सो वी कैन राइट एट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई ओवर वी एक्स, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर जो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसकी डायरेक्शन आ जाएगी थीटा। ठीक, एंगल के टर्म्स में क्या की जाती है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट्स इट।